स्वागत है आपका हेलो किसान में। आपके साथ मैं हूं अंशु सिंह। हेलो किसान हमारे किसानों के लिए एक लाइव फोन कार्यक्रम है जहां हम सीधे अपने किसानों से जुड़ते हैं। और जैसा कि आज सोमवार है तो सोमवार के दिन हम अपने किसानों को सरकार की योजनाओं के बारे में बताते हैं, यानी कृषि से जुड़ी हुई जो योजनाएं हैं या फिर नई नई स्कीम्स हैं जिनके माध्यम से हमारे किसान जुड़ सकते हैं, जिनका लाभ उठा सकते हैं। तो आज का विषय क्या है, सबसे पहले वो जान लें। आज का विषय है कृषि यंत्रों में कस्टम हायरिंग योजना और वर्षा जल संचयन। तो ये हमारे आज के दो विषय हैं, दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं और आज के समय के हिसाब से बहुत अनुकूल भी हैं, क्योंकि ये वो समय है जब हमारे किसान खेतों में लगे हुए हैं, खरीफ की फसल की पूरी तैयारी या फिर कहें उसमें जुटे हुए हैं। और ऐसे में कस्टम हायरिंग एक नया कॉन्सेप्ट है, एक नया कहें कि तरीक़ा है जिसके माध्यम से हमारे किसान जो आधुनिक तरीक़े हैं उन्हें अपना सकते हैं, मशीनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही वर्षा जल संचयन का भी बिल्कुल अनुकूल समय है, तो इन दोनों पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन पहले आप हमारा फ़ोन नंबर जान लें। तो हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-1130-60। दूसरा नंबर है 1800-1130-61। दोनों ही टोल फ्री नंबर है, यानी इस पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। बस आपको करना ये है अपना फ़ोन उठाएं, नंबर डायल करें और हमसे बात करें। हमारे विशेषज्ञ स्टूडियो में जो मौजूद हैं, जो कि आपके सवालों के जवाब देंगे। आज के जो विषय है इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए आपकी मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर इंद्रमणि मिश्र जी हैं, आप संभागाध्यक्ष हैं कृषि अभियांत्रिकी पूसा नई दिल्ली में। बहुत बहुत स्वागत है आपका मिश्र जी। और आप बात करेंगे कस्टम हायरिंग के बारे में कि हमारे किसान कैसे इसका लाभ उठा सकते हैं, क्या है ये भी आप हमें समझाएंगे। और हमारे साथ डॉक्टर मुर्तजा हसन जी हैं, आप जल संचयन के विशेषज्ञ हैं। आप बताएंगे अलग अलग विधि और योजनाओं का हमारे किसान कैसे लाभ उठा सकते हैं, खासतौर पर वर्षा जल संचयन पर आज हम बात करेंगे। आप भी पूसा से हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत है आपका मुर्तजा जी। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, आपकी कॉल्स का इंतजार रहेगा। लेकिन जो आज का हमारा विषय है इस पर हम थोड़ा विस्तार से बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर मिश्र आपसे जानना चाहूँगी कि कस्टम हायरिंग है क्या दरअसल, क्योंकि अक्सर हम सुनते हैं शहरों में लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए टैक्सी हायर करते हैं, लेकिन कस्टम हायरिंग किसानों के लिए फार्मिंग में, खेती किसानी में क्या है, ये समझाएं। देखिए, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है जो बात आप कह रही हैं कि जो हम जैसे हम शहर में या कहीं भी रहते हैं तो हम ज़रूरी नहीं है कि हम कार ओन करें। जब हमें, क्योंकि रोज़ तो हमें अगर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो हम क्या करते हैं, कार को जब समय जाना है, जब ज़रूरत पड़ी तब उसको किराए पे बुलाया, वहाँ चले गए और अपना काम हो गया। इसी तरीके से कृषि यंत्र जो हैं, पर्टिकुलरली जो ट्रैक्टर से चलने वाले कृषि यंत्र हैं और ट्रैक्टर का जो उपयोग है ये काफ़ी महंगा है। और हमारे पास जो समय होता है कृषि कार्य का, वो अकेले के पास इतना ज़्यादा नहीं होता कि वो हमारा कार्य है उसी के लिए सिर्फ वो ट्रैक्टर जो हम खरीदें या मशीन सिस्टम सफिशिएंट हो। तो हमारे लिए हो जाता है कि क्यों ना हम अपना काम करें और उसके बाद दूसरे के खेतों पे जा कर के काम करके और एक तरह से स्वरोजगार की अपने क्या कहते हैं वहाँ पर सुविधा उत्पन्न करें। तो ये है बेसिक कॉन्सेप्ट कि हम ऐसा करें कि अपना काम करें और दूसरे के खेतों पे काम करके ना ही कि अपना क्या कहते हैं एक रोजगार का साधन शुरू करें, बल्कि अपनी मशीन की उपयोगिता को बढ़ाएं। ये कस्टम हायरिंग की मूल भावना जो है वो ये है। तो यानी कुल मिलाकर बात ये है कि जो हमारे किसान, छोटे किसान हैं, वो अगर बड़ी बड़ी मशीनें नहीं ले सकते और वो बड़ी मशीनें जो है कुछ समय के लिए काम आती है, उसके बाद साल भर खड़ी रहती हैं जिसमें और खर्चा बढ़ता है, तो ऐसे में आप इसे किराए पर ले सकते हैं और इससे जुड़ी हुई योजना भी सरकार लगातार आगे बढ़ा रही है। विस्तार से इस पर बात करेंगे, पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं। देश नए कृषि यंत्रीकरण के दौर में प्रवेश कर चुका है, जिसमें एक ओर कृषकों की अच्छी गुणवत्ता के लिए कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के लिए चुनौती है, वहीं दूसरी ओर कमजोर कृषि वर्ग के कृषकों हेतु कस्टम हायरिंग सुविधा के विस्तार की आवश्यकता है। देश के उन क्षेत्रों में जहां विशेष समस्या विद्यमान है अथवा किसी विशेष फसल या प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जाना है, उनके लिए विशेष कृषि यंत्रों तथा तकनीकों का प्रयोग बढ़ाया जाना आवश्यक है। इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति हेतु इस योजना को संचालित किया जा रहा है। इस योजना के तहत कृषकों को चिन्हित शक्ति चलित कृषि यंत्रों के विशेष अनुदान सरकार द्वारा विशेष कृषि क्रियाओं हेतु अथवा कृषकों के विशेष समस्याओं के निराकरण हेतु
विशेष अनुदान दिया जाएगा। कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना हेतु ऐसे निजी हितग्राही प्राथमिक कृषि सहकारी संस्थाओं को जो कृषि कार्य हेतु किसानों को किराए पर मशीनें एवं कृषि यंत्र उपलब्ध कराकर सेवा देने के लिए कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित करना चाहते हैं, उन्हें मशीनों एवं उन्नत तकनीकों के यंत्र की लागत का 40% अधिकतम 10 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। निजी क्षेत्रों में यदि कोई कस्टम हायरिंग केंद्र की स्थापना करना चाहता है तो इसके अंतर्गत उसकी आयु अधिकतम 40 वर्ष तक होनी चाहिए। केंद्र की स्थापना हेतु प्रकरण बनाकर बैंक से स्वीकृत कराए जाना होगा और अनुदान राशि बैंक के माध्यम से ही प्रदान की जाएगी। प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को कस्टम हायरिंग की स्थापना हेतु सहायता इसके अंतर्गत प्राथमिक कृषि सहकारी समिति जिला सहकारी केंद्र बैंक से ऋण प्राप्त कर कस्टम हायरिंग केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं वर्षा जल संचयन के बारे में। तो डॉक्टर मुर्तजा, आपसे जानना चाहूँगी कि इससे जुड़ी क्या योजनाएं हैं और क्यों हम बात कर रहे हैं आज वर्षा जल संचयन की, क्या महत्व है इसका? वर्षा जल संचयन जल संरक्षण की एक महत्वपूर्ण तकनीक है जिसमें कि हम वर्षा जल को किसान जो है विभिन्न प्रकार की संरचनाएं जैसे तालाब, जोहड़, पोखर इत्यादि में जमा करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जल खेती के लिए अति आवश्यक है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत इसमें हर खेत को पानी, ये एक मुख्य अवयव है और ये हर खेत को पानी तभी संभव है जबकि पूरे देश में वर्षा जल संचयन किया जाए। हर जगह पर जो वर्षा जल आए किसान उसे जमा करे, तो इसलिए वर्षा जल संचयन हमारे देश के लिए अति उपयोगी। जी बिल्कुल। और इस बार बारिश भी अच्छी हो रही है, मानसून अच्छा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पानी बर्बाद जाने दें, आप उस पानी को इकट्ठा कर सकते हैं, उसका संचयन कर सकते हैं और बाद में उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और आपको ये भी बता दें कि इससे अलग अलग तरीके हैं जिससे भूमि का जल स्तर भी बेहतर हो सकता है। इन सभी बिंदुओं पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इससे जुड़ी रिपोर्ट देख लेते हैं। जल का जीवन से गहरा संबंध है। पृथ्वी पर उपलब्ध जल का जितना प्रयोग हो रहा है उससे अधिक जल प्रदूषित हो रहा है और व्यर्थ बहकर बर्बाद हो रहा है। इसलिए आज जल प्रबंधन की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। बौछार या स्प्रिंकल विधि से सिंचाई में पानी को छिड़काव के रूप में दिया जाता है, जिससे पानी पौधों पर वर्षा की बूंदों के जैसे पड़ती है। पानी की बचत और उत्पादन की अधिक पैदावार के लिहाज से बौछारी सिंचाई प्रणाली अधिक उपयोगी एवं वैज्ञानिक तरीका माना गया है। किसानों में सूक्ष्म सिंचाई के प्रति काफी उत्साह देखा गया है। ड्रिप प्रणाली सिंचाई की उन्नत विधि है, जिसके प्रयोग से सिंचाई जल की पर्याप्त बचत की जा सकती है। ये विधि मृदा के प्रकार, खेत के ढाल, जल के स्रोत और किसान की दक्षता के अनुसार अधिकतर फसलों के लिए अपनाई जा सकती है। ड्रिप विधि की सिंचाई की दक्षता लगभग 80 से 90% होती है। फसलों की पैदावार बढ़ने के साथ साथ इस विधि से उपज की उच्च गुणवत्ता और उर्वरकों का उपयोग, जल में कमी, खरपतवारों में कमी और जल की बचत सुनिश्चित की जा सकती है। तो दोनों रिपोर्टें आपने देखी आज के विषय से जुड़ी हुई। आप अगर चाहें तो हमें फ़ोन कर सकते हैं, कुछ जानकारी चाहते हैं, कोई बात हम तक पहुंचाने चाहते हैं, तो नंबर जो है वो लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर नीचे फ्लैश हो रहे हैं, जहां से आप इसे नोट करें और हमें फ़ोन करें, हमसे बात करें। हमारे विशेषज्ञों से सीधे आप संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं हेलो किसान के माध्यम से। चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर मिश्र आपसे समझना चाहूँगी कि हम बात करें कस्टम हायरिंग के बारे में। ये योजना है कैसे, क्या है, कैसे किसान इससे जुड़े, और जैसा कि आपने बताया कि रोजगार भी इससे देखने को मिल रहा है, तो कैसे इसका लाभ उठा सकते हैं? देखिए, ये जो मशीनीकरण है कृषि का, ये किसान भी समझ चुके हैं और सरकार और समाज भी समझ चुका है कि कृषि मशीनीकरण के बिना खेती अब नहीं हो सकती। तो हाँ, चूँकि मशीनीकरण का यही नहीं है, एक तो समय पे काम होना चाहिए,
ना कहा गया है ना कि कोई और चीज़ वेट कर सकती है लेकिन कृषि खेती वेट नहीं, नहीं। खेती नहीं। बिल्कुल, तो वो खेती टाइमलीनेस इंसान कहते हैं हम उसे, कि उस समय पे ही काम होना जी। है। वो तभी हो सकता है जब उसके लिए उचित क्षमता की मशीन उपलब्ध हो। दूसरी चीज़, हम ये मशीनीकरण में बात कर रहे हैं कि भाई अगर आपको इनपुट कास्ट जो लागत है उसको कम करनी है, उसके लिए मशीनीकरण की आवश्यकता है। जी जी जी। आपका इवन उसको अच्छी तरह से समय पर काटना है, काट के ले आना है, प्रोसेसिंग करनी है, वो एस्पेक्ट भी मशीन के बिना नहीं हो सकता। तो ये अगर कृषि की लागत कम करनी है और कृषि से आय बढ़ानी है, दोनों के लिए मशीनीकरण बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। और इसको इसीलिए इस बात के लिए सरकार की तरफ से और वैज्ञानिकों की तरफ से बहुत कोशिश हो रही है कि कैसे मशीनीकरण को बढ़ाया जाए। तो एक अवयव उसका ये है कि कैसे हम कस्टम हायरिंग जो कॉन्सेप्ट है इसको बढ़ाएं। जैसे मैंने शुरू में बताया कि ये बात पता है कि मशीनों के दाम ज़्यादा हैं और जो वर्किंग विंडो होती है ज़्यादातर मशीनों की वो थोड़े समय की होती है एक, और ज़्यादातर हमारे किसान जो है ना वो कम जोत वाले, कम होल्डिंग वाले किसान हैं। जी। तो ऐसी स्थिति में जब लार्ज नंबर उन्हीं का है तो हम ये नहीं सलाह देते कि आप मशीनों को खरीदें, इन हमारी मशीनों को मशीनें देख भी सकते हैं हाँ टेलीविजन इन पर। मशीनों हाँ, के इन मशीनों को खरीदें। इससे बजाय क्या करें कि इन मशीनों को आप जो है ना किराए पे काम कराएं। तो आप कुछ आदमी आगे बढ़ें जो मशीनों को खरीदें और वो अपना काम करके दूसरे के खेत पर समय से उस काम को करें। ठीक है। अब सरकार ने क्या किया है इस पर, एक मैं बहुत बाद बड़ी में आऊंगी या। सरकार की जो योजना पर, क्योंकि एक किसान इंतजार कर रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी विजय जी बताइए, महाराष्ट्र से हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं। विजय जी, क्या आप सुन रहे हैं मुझे? आप हेलो हेलो विजय जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ मैडम, सुन पा रहा हूँ। जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं? सवाल ये क्या जो है? मशीन है ना मैडम। हाँ मैडम, सुन पा रहा हूँ। अपना प्रश्न बताएं। तो कपास की खेती के लिए कुछ उपयोगी है क्या ये? जी एक खेती के लिए कौन से उपयोगी आते हैं हायरिंग? अच्छा, आप ये जानना चाहते हैं कि कौन कौन सी मशीनें ले सकते हैं कस्टम हायरिंग में? फसल लगानी है। अच्छा, आप किस चीज की खेती करते हैं विजय जी? हेलो हेलो मैडम। आप किस चीज की खेती करते हैं? कपास की है, मूंग की है। अच्छा चलिए ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। और मिश्र जी कुछ बता भी रहे थे, सरकार की योजना के बारे में भी आपको बताना था, और कौन कौन से यंत्र या मशीनें जो है हमारे किसान कस्टम हायरिंग के माध्यम से ले सकते हैं। देखिए, कस्टम हायरिंग का मैंने जो स्कीम की बात बताया तो भारत सरकार की अपनी सेंटर सेक्टर स्कीम जिसे हम कहते हैं, उसके तहत एक महत्वपूर्ण योजना शुरू की गई कि जिसमें हम कस्टम हायरिंग सेंटर्स की, हमारी रिपोर्ट में भी आपने देखा कि उनकी स्थापना करें। अब उस स्थापना करने के उसके 4 वो हैं, उसमें दिया गया है कि अमाउंट पे लेकर के कि 10 लाख तक का, 25 लाख, 40 लाख और 60 लाख, इतना अमाउंट तक के कस्टम हायरिंग सेंटर। अब ये डिपेंड करेगा कि आपकी आवश्यकता, मशीनें सारी उनमें आप ले सकते हैं। कस्टम हायरिंग सेंटर इस्टेब्लिश करने में आपकी जिस तरह की मशीनों की आवश्यकता है उन मशीनों को आप ले सकते हैं अपने सेंटर पर। ये जैसा आपने बहुत सही पूछा कि किस तरीके की आपकी कौन सी क्रॉप है, उस क्रॉप के बोने के लिए जो मशीनें हैं, उस क्रॉप की कटाई के लिए जो मशीनें हैं, उस क्रॉप के लिए अगर आप मान लीजिए दवा का छिड़काव करना है उसकी जो मशीन है, वो सारा कुछ ले सकते हैं। और हर एक कैटेगरी में भी ये रखा गया है कि 40% तक उसमें सरकार अनुदान देती है। तो आप पे डिपेंड करता है कि कितना बड़ा काम आप करना चाहते हैं, किस स्केल का, और उस स्केल के हिसाब से मशीनों को ले सकते हैं और उनको फिर सरकार यानी बड़ी से बड़ी मशीनें बड़ी से बड़ी मिल सकती मशीन हैं, ले छोटी सकते से हैं, छोटी छोटी से छोटी मशीनें मशीन भी। ले सकते हैं। हाँ। यही नहीं है, भारत सरकार की एक योजना है कि हाई टेक और क्या कहते हैं बहुत प्रेसिजन इक्विपमेंट पर, वो तो बहुत बड़ी जो क्या कहते हैं बड़े सेंटर्स काम कर सकते हैं। उसमें 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ और 2.5 करोड़ तक की व्यवस्था है। उसमें भी 40% तक अनुदान की क्या कहते हैं व्यवस्था रखी गई है। तो आगे आने की ज़रूरत है और इस तरीके के जो सरकार की सुविधाएं हैं उनको उपयोग करके और कस्टम हायरिंग सेंटर्स को इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है। ठीक है, फैजलपुर से हमारे साथ हैं एक दर्शक, आइए बात करते हैं उनसे। हेलो हेलो जी नमस्कार, बताइए सवाल क्या है? सवाल ये है मैडम मेरा कि जो खेतों में तलाई की योजना रहती है, तलाई खोदने की, तालाब खोदने की योजना होती है जो, हाँ बताएं। हाँ तो उसके बारे में जानकारी चाहिए थी मेरे को कि मतलब वो सरकारी योजना, तो उसके बारे में चाहिए थी मेरे को जानकारी। आप अपने खेत में तालाब खोदना चाहते हैं? जी ठीक है, प्रणव है ये और महाराष्ट्र से हैं, खेत में तालाब बनाना चाहते हैं। प्रणव जी,
आप अपने खेत पर जो तालाब बना सकते हैं, इसे हम कहते हैं कि इंडिविजुअल तालाब बनाना। इसके लिए जो सरकार सब्सिडी दे रही है वो 20 मीटर लंबा, 20 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा तालाब होगा। ये 1200 क्यूबिक मीटर का, अर्थात 12 लाख लीटर पानी इसमें आप जमा कर सकते हैं। जी। इस पर सब्सिडी उपलब्ध है और प्रति किसान को मैदानी क्षेत्रों में 1.5 लाख रुपया सब्सिडी उपलब्ध है। तो आप इस पर बना सकते हैं। कितना खर्चा आता है इसमें? और ये जो आपने जो इसका बताया 1.5 लाख रुपया सरकार की सब्सिडी है, और जो टोटल खर्चा आता है ये 3 लाख से नीचे ही आएगा इनका खर्चा। लगभग 50% सब्सिडी भारत सरकार इसमें दे रही है। तो क्योंकि ये मैदानी क्षेत्र में ही आएंगे, इनको 1.5 लाख रुपया प्रति तालाब के हिसाब से सब्सिडी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये एक किसान को मिलेगा या फिर कुछ किसान मिल करके भी बना सकते हैं? वो एक दूसरी स्कीम है जिसे हम सामुदायिक तालाब कहते हैं, लेकिन क्योंकि ये अपने खेत में बनाना चाहते हैं तो ये जैसे मैंने बताया 1200 क्यूबिक वर्ग मीटर का क्षेत्रफल का बना सकते हैं। 1.5 लाख रुपए तक इनको सब्सिडी मिल जाएगी। और ये सब्सिडी इन्हें राष्ट्रीय उद्यानिक मिशन के तहत इनको जो जिला कृषि अधिकारी हैं, जिला उद्यानिक अधिकारी हैं, उनसे ये मिले तो उसे सब्सिडी भी इनको मिल जाए। ठीक है, और इसी के साथ ही हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होंगे और आज का जो हमारा विषय है इस पर चर्चा जारी रहेगी। आपके कॉल्स भी लेते रहेंगे, कहीं मत जाइएगा, देखते रहें हेलो किसान। आपकी जीवन शैली और जीने के अंदाज को टटोलता कार्यक्रम, जहां हर दर्द के हमदर्द होते हैं हम और पूछते हैं आपसे, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? जीवन को एक नए अंदाज से जोड़ता एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम, कैसे हैं आप? रविवार सुबह 10 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद हेलो किसान में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं कृषि में कस्टम हायरिंग योजना के बारे में, यानी हमारे किसान कैसे किराए पर कृषि यंत्रों को ले सकते हैं और जब उन्हें ज़रूरत है तब इस्तेमाल करें और उतना भुगतान करें, और कैसे हमारे युवा किसान जो है, जो पढ़े लिखे ग्रामीण युवा हैं, कस्टम हायरिंग को अपना करके कैसे सरकार का लाभ उठा सकते हैं और अपने लिए स्वरोजगार उत्पन्न कर सकते हैं। साथ ही हम वर्षा जल संचयन पर भी बात कर रहे हैं, लेकिन इस बीच एक कॉलर है हमारे साथ, आइए उनसे बात करते हैं। मोहन है हमारे साथ फोन लाइन पर। हेलो मोहन जी। मोहन हमारे साथ छत्तीसगढ़ से हैं। हाँ जी, बताइए, सवाल बताएं। मैडम के धान की रोपा मशीन के लिए जी। अच्छा, धान रोपाई मशीन के बारे में जानना चाहते हैं आप? हाँ, किराया कितना है? किराया कितना है आप ये बताओ। ये तो हर एक क्षेत्र में अलग अलग है। तो पहले तो आप देखिए कि आपके क्षेत्र में इसकी उपलब्धता है क्या, क्योंकि धान रोपाई का जो एक ऐसा चैलेंज बना हुआ है कि 2 तरह की मशीनें हैं। एक तो छोटी मैनुअल क्या कहते हैं ट्रांसप्लांटर मशीन बनी थी, कुछ क्षेत्र में वो भी उपलब्ध है। कुछ इस तरीके के हैं कि ऑटोमेटिक जो ट्रांसप्लांटर्स हैं ना, ये भी उपलब्ध हैं। अब इनमें कुछ को इसके साथ नर्सरी बनाना भी जुड़ा हुआ है। जी। तो ये देखना पड़ेगा आपको कि आपके क्षेत्र में इसकी क्या कहते हैं सुविधा को प्रदान करने वाले ऐसे कस्टम हायरिंग सेंटर उपलब्ध हैं कि नहीं, क्योंकि मशीनों का अब दाम का जब इस तरह से बात आती है तो इस पर डिपेंड करता है कि डिमांड और सप्लाई पे ना, और उपलब्धता में भी देखना पड़ेगा कि उपलब्धता। उसे तो धान की बात करें तो काफी, हाँ, तो जो बड़े कस्टम हायरिंग सेंटर्स हैं वही ये ऑटोमेटिक जो हमारा ट्रांसप्लांटर है, पैडी ट्रांसप्लांटर उपलब्ध करा पा रहे हैं। तो ये आपको अपने क्षेत्र में जाना पड़ेगा, और इसके लिए यही है कि जो अपने जिला कृषि अधिकारी हैं ना, उनसे संपर्क करिए, तो वो आपके अपने क्षेत्र में बताएंगे कि हाँ यही ट्रांसप्लांटर है, ये ऑटोमेटिक ये पैडी ट्रांसप्लांटर है, इसको स्वचालित हम कहते हैं। तो इसमें इसका नर्सरी उत्पादन भी इसके जुड़ा हुआ है। तो जो ऑर्गेनाइज्ड कस्टम हायरिंग सेंटर्स हैं वो इस सुविधा को प्रदान करते हैं। तो आप अपने जिला कृषि अधिकारी से संपर्क करें तो वो ऐसे सेंटर का भी बात बताएंगे और संपर्क भी कराएंगे आपका। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, क्योंकि मेरे ख्याल से सभी जो किसान हैं उनके मन में यही सवाल उठ रहा होगा कि बड़ी बड़ी मशीनें किराए पर लेना क्या है, बहुत महंगा तो नहीं पड़ जाएगा उन्हें? तो एक आम किसान के नज़रिए से बताएं कि क्या ये बहुत महंगा तो नहीं पड़ता है कि, या फिर इस पर भी ध्यान दिया गया है सरकार की तरफ से कि किसानों को? हाँ, बिल्कुल है। जो सेंटर्स चलाए जाते हैं, हमने देखा है डिफरेंट स्टेट्स में। मैं क्या कहते हैं कर्नाटका में भी विजिट किया, मध्य प्रदेश में विजिट किया। तो जहाँ पर इस तरह के सेंटर इस्टेब्लिश किए गए हैं उन पर एक कंट्रोल रहता है कि आप इतना ही चार्ज करेंगे। अच्छा। एक वो भी कंट्रोल रहता है। और दूसरी बात ये है कि ये सुविधाएं ऐसी यही नहीं है, मतलब मैं
अभी जो जिन एरियाज में बहुत अच्छा हो रहा है, जैसे आपका लेजर लेबलिंग एक है, जमीन को क्या कहते हैं लेबल कराना। अब ये एक एक किसान, मैं ऐसे किसानों को जानता हूँ जो एक मशीन से शुरू किए वो 2-2, 3-3 मशीनें उन्होंने लगा, क्योंकि ये इसके लिए कोई एकदम समय नहीं फिक्स होता कि 20 दिन में ही करना है, तो इसका टाइमलाइन ज़्यादा है, तो इसलिए ये इस तरह की मशीनें बहुत पॉपुलर हुई हैं। दूसरा एक बहुत सक्सेसफुल मशीन रही है वो है कंबाइन हार्वेस्टर की। वो तो बहुत महंगी भी पड़ती है। बहुत महंगी पड़ती है, जो मशीनें समझ लीजिए कि 16-17 लाख 18 लाख की पड़ रही हैं, तो किसान के लिए लेना बहुत। लेकिन क्या छोटे खेतों में भी कंबाइन मशीन का इस्तेमाल होता है? हाँ, छोटे खेतों का मतलब कि फार्मर जो अपना ये सर्विस प्रोवाइडर हैं वो आकर के और अपने हिसाब से जो मेड वगैरह को सो करके काट करके और ये कस्टम हायरिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, वो कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है। बस ये ज़रूर हो जाता है कि इनके साथ भी यही है कि कई बार ये देखा गया है कि मैन्युफैक्चरर या ये जो सर्विस प्रोवाइडर हैं पंजाब से और दूसरी जगह से आकर के और दूसरे एरियाज में ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी जिसके पास है ये मशीनें हैं, जिन्होंने कस्टम हायरिंग। एग्जैक्टली उस पीरियड में आपको पता लगेगा कि 24 घंटे में 20-20 घंटे मशीनें चला रहे हैं। तो ये सुविधाएं जो है ना उपलब्ध है, और इनमें वही है कि उसको मैन्युफैक्चरर को इतना टाइम मिल जाता है कि एक उसमें अगर 20 दिन का क्या कहते हैं पीरियड है हार्वेस्टिंग या सोइंग का, और 20-20 घंटे मैंने चलाते देखा, तो 400 घंटे करीब निकालते हैं कि उनकी मशीन 400 घंटे चले। तो चूंकि इसका जो जैसे मैंने बताया था आपको कि इसका जो इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र है, इस बात पे डिपेंड करता है कि कितना काम मिल रहा है। और कस्टम हायरिंग का जन्म जो हुआ वही इस बात से है कि मुझे ज़्यादा काम चाहिए काम करने के लिए ना, तो इसलिए युवा इसको इन चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं और स्वरोजगार का साधन भी होता है। और दूसरी चीज़ ये कि वो आसपास के अपने क्षेत्र के किसानों के लिए ये सुविधा भी उपलब्ध। ठीक है, रामदेव है एक दर्शक हमारे साथ जूनागढ़ से, आइए बात कर लेते हैं। हेलो जी, रामदेव जी बताएं सवाल। हार्वेस्टर गेहूं काटने का मशीन आता है ना, हाँ, उनकी प्राइस कितनी है और कहाँ से लोन मिलती है? हार्वेस्टर के बारे में जानना चाह रहे हैं आप? हाँ, हाँ जी। अच्छा, कीमत जानना चाहते हैं कि या फिर आप किराए? उसकी कीमत कितनी है और लोन कितनी मिलती है और सब्सिडी कितनी मिलती है, ये जानना है हमको। देखो, इस तरह की मशीनों पे 40% तक सब्सिडी हैं। दो तरह की बातें हैं, एक तो ये है कि आपका जो डायरेक्ट जो है सारी जितनी भी मशीनें हैं सरकार की तरफ से, चाहे वो बैलों से चलने वाली मैनुअल मशीन्स जो हैं, ट्रैक्टर से चलने वाली, पावर टिलर से चलने वाली, हर तरह की मशीनों पर छूट उपलब्ध है। वो इंडिविजुअल किसान को उपलब्ध है, जिसके लिए आपको अपने ज़िला के कृषि अधिकारी से मिल करके इन मशीनों के बारे में जानकारी लेनी होगी कि कौन कौन सी मशीनें वहाँ उपलब्ध हैं और उनसे आप कैसे उन पर छूट ले सकते हैं। जहाँ तक हार्वेस्टिंग की मशीन है, अलग अलग मॉडल हैं। एक मशीन ऐसी है जो ट्रैक्टर के सामने माउंट होकर के चलती है, उसको भी वर्टिकल कन्वेयर रीपर कहते हैं। पंजाब में आप जाइए, ढेर सारे मैन्युफैक्चरर बनाते हैं, वो एक मशीन है। हाँ, एक मशीन है जो अपने आप सेल्फ प्रोपेल्ड चलती है, छोटे इंजन से चलने वाली। वो मशीनें भी उपलब्ध हैं, उनसे भी काट करके इकट्ठा कर देती हैं, उसके बाद बंडल बना करके आप ले आइए। और तीसरी तरह की मशीन है जिसे हम रीपर बाइंडर कहते हैं कि वो अपने आप कटिंग भी कर रही है, कटिंग करके बाइंड कर देती है। आपने जो बताया हाँ, वही है ये तो वर्टिकल कन्वेयर रीपर है। ये तो केवल काट करके और उधर एक लाइन में विंडो में वो गिराती चली जा रही है। तो ये सेल्फ प्रोपेल्ड अलग अलग पावर सोर्स हैं, अलग अलग हार्स पावर रेंज में हैं। तो ये और उसी अनुसार से दाम घटते बढ़ते हैं। तो ये इसके लिए जानना मैन्युफैक्चरर से आपको मिलना होगा। जैसे रीपर बाइंडर है, अब ये 2.5-3 लाख रुपए के ऊपर की हैं, लेकिन ऐसे भी मशीनें हैं जो 1-1.25 लाख के लिए, जो छोटे इंजन से और छोटे रीपर के चलने वाली मशीनें हैं। तो ये तो आपको मार्केट में जो ना प्राइस उनके आधार पर आपको जानना होगा। छूट इन पे सब पे है, 40% तक जो है ना सब्सिडी मिलती है जो ये मशीनें हैं। और धर्मेंद्र हमारे साथ बिहार से एक दर्शक, आइए बात कर लेते हैं। हेलो धर्मेंद्र जी। धर्मेंद्र जी, क्या सुन पा रहे हैं मुझे आप? हाँ, बताएं, सवाल बताइए। हाँ जी धर्मेंद्र जी, हमारा जी, हाँ सुन रहे हैं। अपना सवाल बताएं। सवाल ये है कि पिछले साल हमारी कस्टम हायरिंग योजना स्वीकृति मिली थी। कस्टम हायरिंग योजना के बारे में क्या बता रहे हैं? स्वीकृति मिली थी हमको लेने के लिए 40 लाख का। हाँ धर्मेंद्र जी, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर से बताइए। हमारे यहाँ समूह चलता है, विनोबा भाई कृषक समूह।
हाँ, विनोबा भावे कृषक भी समूह के नाम से अच्छा। हमारा योजना मिला था, कस्टम हायर की स्वीकृति हुई थी। हाँ। खाली आपके कहने का मतलब है कि आप ये कस्टम हायरिंग जो ये सेंटर लगाना चाहते हैं और इसके लिए आपको लोन चाहिए, तो आप इस योजना के बारे में जानना चाहते हैं, यही जानना चाहते हैं आप? नहीं, ऐसा है कि हमें स्वीकृति मिली थी पिछला बार 40 लाख की। नहीं, ये जानना नहीं चाहते। 40 लाख की योजना हमें स्वीकृति मिली थी लेने के लिए, लेकिन बैंक के द्वारा हमें योजना लोन नहीं दिया गया। आप समझ पा रहे हैं? मैं तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है, बात साफ नहीं हो कह रहा है बैंक की से आप 1 करोड़ का मोर्गेज करिए, तब हम आपको लोन देंगे। अच्छा, इन्हें शायद लोन नहीं मिल पा रहा है, ये आपको लोन नहीं मिल पा रहा है? मैं आपको फिर नहीं, सलाह दूंगा नहीं कि मिल रहा है। बैंक अगर किसी तरीके से आपको इस तरीके से सहायता करने में कतरा रही है, कोई बात है, तो इसका आपका अधिकार है। आप अपने यहाँ जो कृषि अधिकारी साहब हैं उनके यहाँ जाइए और बताइए कि जो ये सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है, और अब बिहार से बात कर रहे हैं। जी, बिहार से थे। बिहार में तो आपका राज्य सरकार की भी जो है ना अलग से योजना है, और कई बार आपका जो ऐसा भी होता है कि दोनों का भी फायदा मिल सकता है। तो अपने बैंक की आनाकानी अगर कोई है तो आप अपने कृषि अधिकारी साहब से मिलिए और उनसे बताइए कि हमें इस तरीके की समस्या आ रही है। ये कई बार लोकल प्रॉब्लम होती हैं, मैं समझता हूँ, लेकिन निराकरण उसका तभी निकलेगा जब उसे सक्षम अधिकारी के सामने उसको रखेंगे आप। तो बात हमें इनकी ठीक से सुनाई भी नहीं दी, तो आप यही कहना चाहेंगे कि कृषि अधिकारी से मिले जी, अपनी समस्या जो है वो लिखित में दे, और अगर बैंक किसी तरीके की आनाकानी कर रहा है, अगर आपके कागज पूरे हैं, आप इसके लिए एलिजिबल हैं, तो बिल्कुल बैंक को नहीं मना करना चाहिए, और आप कृषि अधिकारी से मिले, अपनी समस्या रखें, जरूर उसका निदान होगा। मुर्तजा जी, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, आज हम वर्षा जल संचयन की बात कर रहे हैं, तो ये बताइए, तालाब के लिए तो एक कॉल आया था, अन्य कौन कौन से तरीके हैं इसके, और सरकार की क्या मदद है इसमें? देखिए, वर्षा जल संचयन में संचयन को ध्यान में रखते हुए 2 तरह की मुख्य स्कीमें हैं। एक स्कीम है कि इंडिविजुअल किसान के लिए, कि किसान अपने स्तर पर बनाए, और ये जो बनाई गई है स्कीम छोटे किसानों के लिए, खास करके हमारे देश में जो खेत जोत है वो लगभग 2 हेक्टेयर है छोटे किसानों के लिए। तो उसके लिए जैसा मैंने बताया कि 1200 लाख लीटर क्षमता का तालाब पर को सरकार प्रोत्साहित कर रही है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत। इस तरह का तालाब 20 मीटर लंबा, 20 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा होती है, और ये 2 हेक्टेयर कमांड एरिया को हम इसमें सिंचित कर सकते हैं। ये मॉडल हमारे देश के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि ज़्यादातर किसान इसी में फिट होते हैं। लेकिन अगर कहीं कहीं पर किसान का खेत जो ज़्यादा है और 4-5 किसान मिल करके सामुदायिक तालाब बना सकते हैं। ये तालाब पर जो सबसे बड़ी तालाब पर स्कीम है वो 100 मीटर लंबा, 100 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा, 300 लाख लीटर, और इसका जो कमांड क्षेत्रफल है 10 हेक्टेयर था। तो बड़े क्षेत्र में अगर खेती हो सकती है तो इस स्कीम पर भी सब्सिडी है जी। जो पहली तरह की तालाब है, इंडिविजुअल की तालाब, इस पर मैदानी क्षेत्रों में 1.5 लाख रुपए प्रति किसान सब्सिडी, जिसके बारे में बताया भी था, जिसे मैंने बताया। और जो सामुदायिक तालाब है इस पर 20 लाख रुपए प्रति किसान प्रति समूह, प्रति समूह जिसको कह सकते हैं, और मैदानी क्षेत्रों में, और पहाड़ी क्षेत्रों में ये 25 लाख रुपए है। इसी तरह से तालाब में भी जो मुख्य प्रकार हैं, जो आजकल बहुत ही मॉडल प्रचलित है, कि हम तालाब का साइड और बॉटम, उसे हम एक विशेष प्रकार की प्लास्टिक से, क्योंकि ये प्लास्टिक 300 से 500 माइक्रोन मोटी होती है, और इसकी जो नई किस्म है उसे हम जियो मेम्ब्रेन शीट कहते हैं। इसकी लाइफ लगभग 20 से 25 साल तक। चलिए आगे हम तस्वीरों में वो भी दिखाएंगे किसानों को। तो ये मॉडल किसान इसे लगा सकता है, और लगा करके हम तालाब में पानी जमा करें और तब उसका हम दक्षता पूर्वक इस्तेमाल कर सकें आधुनिक सिंचाई पद्धति द्वारा। जी बिल्कुल, यानी पानी जो है नीचे ना जाए, सीपे नहीं, इसके लिए भी व्यवस्था की गई है, ताकि जो पानी इकट्ठा हो उसका किसान हमारे कृषि में इस्तेमाल कर सके। बहरहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, आप बने रहें हेलो किसान के साथ। ये कामयाबी है अन्नदाता की, एक कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार
दोपहर 12 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है हेलो किसान में। आज हम कस्टम हायरिंग के बारे में बात कर रहे हैं और साथ ही साथ वर्षा जल संचयन हमारे किसान कैसे करें, कैसे वो तालाब बनाए खेतों में और सरकार की इसको लेकर कौन कौन सी योजनाएं हैं, इस पर हम विस्तार से बात कर रहे हैं। हमारे साथ दो मेहमान हैं, डॉक्टर इंद्रमणि मिश्र जी, आप कस्टम हायरिंग के बारे में बता रहे हैं, और हमारे साथ डॉक्टर मुर्तजा हसन जी भी हैं जो कि हमें वर्षा जल संचयन के बारे में बता रहे हैं और कैसे हमारे किसान इसे अपनाएं, कैसे लाभ उठाएं। और कॉलर्स भी हमें लगातार फ़ोन कर रहे हैं। शरद है कॉलर जिन्होंने मध्य प्रदेश से में कॉल किया, ये बात करते हैं। हेलो जी नमस्ते। जी नमस्कार शरद जी, बताइए सवाल। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कस्टम हायरिंग केंद्र लेना है तो उसको कैसे लें, उसकी प्रक्रिया। और एक सवाल ये है मेरा कि हमने मेरे खेत में मतलब हमारी खुद की जमीन में तलाई बना रखी है, तो उसमें मेरे को प्लास्टिक जो सर बता रहे थे अभी वो जियो मेम्ब्रेन शीट वो लगानी है। अच्छा, तो उसके लिए कोई प्राइवेट कंपनी काम करती है? अच्छा, दोनों सवाल हैं इनके, कस्टम हायरिंग के बारे में भी। तो आप कस्टम हायरिंग सेंटर लगाना चाहते हैं ना? जी, कस्टम हायरिंग केंद्र लेना चाहते हैं, केंद्र बनाना चाहते हैं, ठीक है। और दूसरा आप तालाब के बारे में जानना चाहते हैं? जी, तालाब मैंने बना रखा है तालाब तो, पर उसमें मेरे को सर बता रहे थे वो जो प्लास्टिक शीट आती है जियो मेम्ब्रेन शीट वो लगाना है। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। दोनों आप प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं आज के विषय से जुड़े हुए। तो सबसे पहले मिश्र जी आप बताइए कि सेंटर कैसे लगाएं? सेंटर के लिए पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि आप किस तरह की मशीनों का उपयोग अपने क्षेत्र की, अपनी जो क्रॉप हैं आपकी, जिस तरह की फसल उगा रहे हैं उनके हिसाब से देखना पड़ेगा। फिर कस्टम हायरिंग का जैसे ने बताया कि 4 स्लैब हैं कि आप जो इन्वेस्टमेंट किस लेवल का करना चाहते हैं, 10 लाख, 25 लाख, 40 लाख, 60 लाख मैंने बताया ना, ये जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम की बात बता रहा हूँ। इसके अलावा स्टेट की अपनी है, उनमें फिर आप फंड का ये करके कि बैंक लोन के लिए भी बात करनी पड़ेगी, और उसके बाद अपना कितना आप लगाना चाहते हैं, और फिर सरकार की तरफ से मैंने बताया कि हर एक कैटेगरी में 40% तक की छूट है, वो लेना होगा। अब उनके कागजात और स्टेट के हिसाब से उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, ये फिर से मैं यही कहूँगा कि ये सारी बातें लेकर के कि हमें जानकारी है कि ये हमें इस तरह की चीज़ें उपलब्ध हैं, इन बातों को आप अपने जिला कृषि अधिकारी से मिलें और उनसे क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो जान करके, और बैंक कैसे होगा उनके जस्ट पीछे लग जाएं वहाँ पर जा करके, और अपना कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापित करने के का जो आपका सपना है उसको पूरा करें। ठीक है, प्रोसीजर सारा वो वहाँ पर कागज़ और उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो सारी बताएंगे। ठीक है, मुर्तजा जी आप बताना चाहेंगे इनका दूसरा जो प्रश्न था? शरद जी, जो आपके खेत में जो तालाब है उसमें जो जियो मेम्ब्रेन शीट लगेगी वो 300 माइक्रोन मोटी होगी। इसका अर्थ होता है कि इसका जो व्यास होगा वो 0.3 mm होगी, और ये जो शीट होगी ये आप अपने खेत के चारों साइड में और बॉटम में इसको आपको बिछाना है। तो इस तरह से बिछाना कि वे इस पर एंकर हो जाए। और ये जियो मेम्ब्रेन शीट बहुत ही खास तरह की प्लास्टिक होती है, ये यूवी स्टेबलाइज्ड होती है, अर्थात इस पर जो सूरज की पराबैंगनी किरणों का असर नहीं होता है। इस तरह की जो शीट होती है इसको प्रोत्साहित करने के लिए आपको सरकार ने जो स्कीम बनाई है उसके तहत आपको राष्ट्रीय उद्यानिक मिशन के द्वारा आप अपने यहाँ जिला स्तर पर जिला कृषि अधिकारी, जिला उद्यानिक अधिकारी, इन लोगों से मिलिए और ये उपलब्ध हो जाएगी आपको, क्योंकि लाइनिंग तालाब के लिए इसको सरकार प्रोत्साहित ये जो है अभी हमने दिखाया था कुछ छोटे छोटे तालाब, जी उस पर जो ब्लू कलर की लगी हुई थी ये इसी तरह की है, और जियो मेम्ब्रेन शीट इसी तरह की मोटी प्लास्टिक होती है जिसे हम साइड और बॉटम में, मतलब नीली भी कर सकते हैं, ये अलग अलग तरह की मिल सकती है, ब्लू भी है, व्हाइट भी दोनों तरफ से है, व्हाइट और ब्लैक भी है, दोनों तरफ से है। तो उससे फर्क नहीं होना चाहिए कि ये जियो मेम्ब्रेन होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो इसकी मोटाई है 300 माइक्रोन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये यूवी स्टेबलाइज्ड होती है, तो ये बहुत ही अच्छी शीट होती है। एक बार ये लग जाएगी अच्छे से तो 20 से 25 साल तक आप इसका लाइफ होता है। जी 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 जी। तो इसमें कोई सावधानी भी बरतनी होती है क्योंकि शीट होती है? जी जी, शीट में ध्यान इस शुरू में देना पड़ता है कि शीट लगाते समय जो साइड और बॉटम में शीट लगाते हैं तो हम देखते हैं किसी प्रकार का कोई पत्थर या ज़मीन चारों तरफ से बराबर हो, स्लोप स्टेबलाइजेशन हम कहते हैं उसको, चारों तरफ से स्लोप अच्छे से हो, कोई खरपतवार, वो सब चीज़ हम निकाल देते हैं। और थोड़ा जहाँ पर रोडेंट्स हो, जहाँ पर चूहे वगैरह होते हैं वहाँ पर हम रोडेंटिसाइड डाल देते हैं। तो इस तरह के कुछ हम सावधानी भी बरतते हैं। ठीक है, योगेश एक कॉलर बालाघाट से, आइए बात करते हैं। हेलो। हाँ हेलो। जी जी योगेश जी बताइए, सवाल बताएं अपना। मैं लोकेश नागपुर है। योगेंद्र, ठीक है। लोकेश।
लोकेश। लोकेश जी, चलिए ठीक है, हाँ। माफ कीजिएगा, आपका हमने नाम गलत पुकारा। बताएं हाँ, सवाल। कोई बात नहीं मैडम। जी, सवाल बताइए। मैडम मुझे ये जानकारी चाहिए थी, जैसे हमको लोकेश जी, स्कीम चल रही टीवी है की ये। आवाज कम कर दे पहले, नहीं तो सवाल आपका हम पूरा नहीं सुन पाएंगे। अंकित टेलीविजन वॉल्यूम की कर, हाँ। कम कर, थोड़ा वॉल्यूम कम कर। हम्म। अंकित थोड़ा वॉल्यूम कम कर। हाँ मैडम, मुझे ये जानकारी चाहिए, जैसे कस्टम हायरिंग जो इसमें बोल रहे हैं कि मतलब खेती से संबंधित जो मशीनरी मिलेगी उसमें किराए पे भी मिल सकती है या खरीद सकते हैं ना, परचेस कर सकते हैं। तो जैसे हमको ट्रैक्टर अगर किराए पे लेना है तो हमको उसकी प्रोसेस पूरी बताइए। किराए पे लेना है? आपको किराए पर लेना है या देखिए हाँ। कहाँ पर है आपका? बालाघाट। हाँ सर, बालाघाट MP। बालाघाट मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। देखिए मध्य प्रदेश में तो आपको बताऊं कि सरकार की तरफ से, मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से ये एक ऐसा राज्य है जहां पर कृषि इंजीनियरिंग का डायरेक्टोरेट है, निदेशालय है। और जो निदेशक महोदय हैं वो उनकी तरफ से और उनकी पूरी टीम की तरफ से कस्टम हायरिंग की जो सुविधा है इसको विस्तृत रूप से प्रोवाइड कराने के हर सब प्रयास हो रहे हैं। अब लेंगे किससे? चूँकि अपने आपको तो खेत पे अपने चलाने के लिए तो वहाँ पता करना पड़ेगा कि कस्टम हायरिंग सेंटर कौन सा चल रहा है। कुछ तो ऐसा स्टेट स्पॉन्सर्ड सेंटर चल रहे हैं, कुछ ऐसे इंडिविजुअल जो है ना क्या कहते हैं अपने कस्टम हायरिंग का काम कर रहे हैं। तो मशीनों की आपका जो है ना अपने कार्य के हिसाब से ऐसे सेंटर को, या अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप अपने जिला कृषि अधिकारी या जिला उद्यान अधिकारी से मिल करके कि हमारे एरिया में कौन सा कस्टम हायरिंग सेंटर चल रहा है उनसे आपको लाना होगा। कोई स्पेसिफिक मशीन की ज़रूरत है तो वो आपको बतानी पड़ेगी कि हमें ये इस स्पेसिफिक मशीन की ज़रूरत है, तो ये कैसे उपलब्ध हो सकती है। एक कॉलर है अजय कुमार जिन्होंने हापुड़ से हमें फ़ोन किया है। हेलो। हेलो, नमस्ते मैम। जी नमस्कार अजय जी, सवाल बताइए। मैडम मेरा सवाल है। नमस्ते मैम। नमस्कार, सवाल बताइए और टेलीविजन की आवाज़ कम कर दीजिए अगर आपने अभी आवाज़ कम नहीं की है तो। जी जी धन्यवाद। मैम, मैं ट्रैक्टर लेना चाहता हूँ, उसके साथ जो सामान है ये कैसे लेंगे? आप ट्रैक्टर लेना चाहते हैं? हाँ जी। निजी इस्तेमाल के लिए? जो सामान लेते हैं रोटावेटर वगैरह। अच्छा, नहीं सिर्फ आप ट्रैक्टर लेना चाहते हैं निजी इस्तेमाल के लिए? सर आप देखिए मैं समझ रहा हूँ। तो आपका पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप ट्रैक्टर किस साइज़ के लेना चाहते हैं। तो जैसे इक्विपमेंट की लिस्ट है तो टेक्निकल तरफ से भी और इवन सरकारी स्कीम में जो छूट है उनकी तरफ से वर्गीकरण किया गया है। अगर आपका इम्प्लीमेंट जो है ना उस कैटेगरी के बनाए हैं कि 20 हार्स पावर से कम का ट्रैक्टर है अगर आपका, तो उसके लिए एक कैटेगरी के इक्विपमेंट है। 20 से 35 हार्स पावर का अगर आप ट्रैक्टर ले रहे हैं तो उसके लिए दूसरी कैटेगरी के इक्विपमेंट है। उन्हीं के हिसाब से उनकी साइज़ बदलती है, पैसा उनका दाम बढ़ता है। और अगर 35 हार्स पावर से ज़्यादा के अगर ट्रैक्टर है आपका तो उसके लिए तीसरी साइज़ का क्या कहते हैं तीसरी वर्ग के इक्विपमेंट उपलब्ध हैं। और यही नहीं, जो सरकार की तरफ से सब्सिडी मिलती है इन मशीनों पर उनका भी वर्गीकरण इसी तरीके से किया गया है और छूट भी उसी तरीके से निर्धारित की गई है कि ये जो 3 वर्ग मैंने बताया, 20 हार्स पावर से नीचे का, 20 से 35 का, 35 के ऊपर का। तो देखना पड़ेगा कि पहले तो अगर आपने ट्रैक्टर नहीं लिया है तो पहले ट्रैक्टर कितना वाला लेंगे, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि किस तरीके का काम करना चाहते हैं। अगर कस्टम हायरिंग की तरफ ज़्यादा जाना चाहते हैं ढंग से तो मैं कहूँगा कि ज़्यादा हार्स पावर का ट्रैक्टर लीजिए ताकि आप अपना काम तो करिए ही, ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है दूसरों खेत में करिए और कस्टम हायरिंग का जो ये जो प्रावधान है उसका फ़ायदा उठाए ताकि आपके ट्रैक्टर और मशीन की कीमत टाइम से निकल आए। जी। ठीक है, तो ये आपको डिसीजन लेना होगा इस हिसाब से कि क्या इन्वेस्ट करना चाहते हैं और क्या आपका प्लान है, किस तरीके से काम करना चाहते हैं। तो वर्गीकरण मैंने बताया कि ट्रैक्टर का मशीनों की उपलब्धता के बारे में। ठीक है, तो पूरी योजना आपको बनानी होगी, उसी के अनुसार आप आगे बढ़ सकते हैं। बहरहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़, खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, दिखाएंगे देश की प्रमुख हलचल।
और खेती किसानी से जुड़ी हर बात। देखिए किसान समाचार रोजाना दोपहर 1:30 पर और शाम 7 बजे। तो आप पहुंचे हम अपने कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर, और अगर आपके कुछ प्रश्न हैं तो अभी भी समय बाकी है, आप हमें फ़ोन करें, आपके सवालों के ज़रूर हम जवाब देंगे। और वर्षा जल संचयन की हम बात कर रहे थे, तो मुर्तजा जी बताइए कुछ और बातें जो इससे जुड़ी हुई हमारे किसान जाने। देखिए, क्योंकि हमारे देश में जो वर्षा होती है ये एक लिमिटेड टाइम में होती है, जी जी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि किसान जो है, जो ये आजकल जो वर्षा ऋतु का समय है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इसमें इस पर ध्यान दें। तो अभी तक तो हम लोग ने बातचीत की थी जो नए तालाब बनाने के लिए, लेकिन सरकार कुछ और भी तरह से मदद कर रही है। जैसे अगर किसी किसान के पास तालाब है जो कि अन्य स्कीम से बनाए चुके हैं, मनरेगा के तहत काफ़ी तालाब बने हैं और भी स्कीम हैं, तो उन तालाब का हम मॉडर्नाइजेशन, नवीनीकरण कहते हैं। चाहे उसका साइड स्लोप स्टेबलाइजेशन है, खरपतवार है, इनलेट आउटलेट में कुछ स्ट्रक्चर लगाना है, तो उसके लिए सरकार प्रति तालाब 15,000 रुपये के हिसाब से नवीनीकरण के लिए भी किसान को सपोर्ट कर रही है जी। एक तो किसान जिससे कि तालाब की हालत ठीक कर लें और जिससे कि ज़्यादा इफेक्टिव स्टोरेज हो सके। दूसरी बात यह है कि अगर किसी किसान के पास कच्चा तालाब है और उसके बाद वो उसमें शीट लगाए तो वो लगाना चाहे, तो उसके लिए सरकार 50% सीलिंग रखी हुई है, 50%, और जो टोटल खर्चा है उसका 50% तक शीट लगाने के लिए। और ख़ास करके जो आजकल प्रमोट किया जा रहा है, ऐसा मैंने बताया काफ़ी, कि जियो मेम्ब्रेन शीट, किसान के स्तर पर 300 माइक्रोन शीट, तो इन सभी चीज़ पर सब्सिडी दी जा रही है। चाहे वो तालाब किसी तरह इनकरेज करना, बहुत जरूरत है, किसी तरीके से किसान तालाब लगाए, कुछ स्ट्रक्चर बनाए और उसमें पानी जमा करे। बिल्कुल, और तभी मिल पाएगा हर खेत को पानी। जी। अंग्रेज सिंह है एक हमारे दर्शक, हरियाणा से उन्होंने हमें फ़ोन लगाया। आइए बात कर लेते हैं अंग्रेज सिंह से। अंग्रेज सिंह जी बताइए, सवाल क्या है? मैडम, मैं मिला था तालाब बनाने के लिए अधिकारियों से, वो कहने लगे भी पहले बाग लगाना पड़ेगा, उसके लिए स्कीम है, वैसे तालाब खोदने के लिए कोई स्कीम नहीं है, उसके ऊपर कोई सब्सिडी नहीं है। करे आपको सवाल नहीं समझ आया सिंह साहब, एक बार फिर से बताइए क्या जानना चाह रहे हैं? हाँ, मैंने तालाब खोदना था, तो मैं महकमे से मिला था ये सरसा में जाके, तो वो महकमे वाले कहने लगे भी तालाब की स्कीम तो बाग लगाने के लिए है, जो बाग नहीं लगाना चाहते तो पानी के लिए कोई स्कीम नहीं है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। जी, मुझे लगा ये हरियाणा से बता रहे हैं। ये हरियाणा से पर्पस क्या है तालाब का, उसके ऊपर निर्भर करेगा। तो हरियाणा में ये भी जरूरी है कि तालाब के लिए जो सब्सिडी होती है उसमें ये देखते हैं कि आप तालाब से जो सिंचाई करेंगे वो कौन सी फसल है। तो वो खास करके जो आजकल प्रमोट किया जा रहा है स्कीम है कि तालाब में पानी जमा हो और आधुनिक सिंचाई प्रणाली लगाए। तो ये खास करके जो बागवानी फसल है, जैसे कि अगर फल, फूल और सब्जी, इसमें काफ़ी कारगर है। तो पर्पस ये है सरकार का कि आप उसमें तालाब में पानी जमा करें और उस पानी का फिर आधुनिक सिंचाई प्रणाली, ड्रिप स्प्रिंकलर से ये कर सकें, ये कर सकें। जी जी जी। तो इनको, मैं किसान को ये भी बताना चाहूँगा कि वो अपने पहले सब्सिडी के लिए कोशिश करें कि जिला कृषि अधिकारी, जिला उद्यानिक अधिकारी, अगर कोई आत्मा को ऑफिस है वहाँ भी जाइए आप, और हर डिस्ट्रिक्ट में आजकल केवीके भी है, तो हर जगह से जाकर के आप पूरी जानकारी लीजिए और तब आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है। अनिल है मध्य प्रदेश से। हेलो अनिल जी। हेलो अनिल जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? हेलो अनिल जी, क्या आप जानना चाहता हूँ? जी बताइए। हाँ मैडम, सुन पा रहा हूँ। जी बताएं, सवाल बताएं। मैडम जी, जो सर बता रहे हैं कि जो तालाब के लिए सीट है, ये क्या प्राइवेट मिल सकती है कि अगर गवर्नमेंट ने अगर सहायता नहीं की तो? तालाब की शीट के बारे में क्या जानना चाहते हैं आप? मतलब निजी खरीदना चाहते हैं अगर तो मिल जाएगी अलग से? मतलब आप खरीदना चाहते हैं लेकिन सरकार की योजना के अंतर्गत नहीं लेना चाहते हैं? नहीं मैडम, क्या प्रोसेस करने में बहुत टाइम हो जाता है। अच्छा, चलिए ये भी समस्या है मुर्तजा जी, इसमें बताइए। सवाल अच्छा है जी, कि उनको लगता है कि बहुत टाइम लग जाएगा योजना का लाभ लेने में, तो अपने खर्चे पर ये खरीदना चाहते हैं, तो क्या ये उपलब्ध होगा? और ये बताइए कि जो इनकी समस्या है कि समय बहुत लगता है, तो क्या वाकई में समय लगता है? जी, खास करके ये जो आजकल जो
जो कॉमन प्लास्टिक शीट है वो तो उपलब्ध है, लेकिन जो जियो मेम्ब्रेन शीट है, चूंकि ये आधुनिक तरह की शीट है, तो इसे सरकार राष्ट्रीय उद्यानिक मिशन के तहत प्रोत्साहित कर रही है और बहुत सारी कंपनी इसे बना रही है आजकल। तो किसान को इससे लेने के लिए, जैसा मैंने बताया आपको, कि आप अपने कृषि अधिकारी से संपर्क कीजिए और मार्केट में ये लगभग 180 से 200 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से उपलब्ध है, जो इसका मार्केट कॉस्ट जो है इसका 180 से, लेकिन चूंकि ये कॉस्टली है थोड़ा सा आइटम, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी बहुत सारी ऐसी है कि जिसके वजह से इसका कॉस्ट इन्वॉल्व है। क्योंकि आप देखिए इसकी लाइफ 20 से 25 तक साल बोला जा रहा है। यानी योजना के तहत लेंगे तो इनको बहुत सस्ती पड़ेगी। जी जी जी, बहुत सस्ती तो पड़ेगी। बहुत समय लगता है इसमें? नहीं, समय थोड़ा, जो एक प्रक्रिया है सरकार की सब्सिडी के लिए वो आपको करनी पड़ेगी पूरी। और क्योंकि बहुत सारे दौड़ भाग करें, और क्योंकि बहुत सारे किसान एक साथ हैं, तो हो सकता है कि अगर 10 किसान अप्लाई करेंगे तो अभी कुछ 5 किसान को मिलेगा, बाद को 5 मिलेगा, लेकिन वो कोशिश जारी रखें और तब उन्हें मिल जाएगा। बिल्कुल। तो आप हताश ना हो अनिल जी, थोड़ा समय अगर आपको लग रहा है, लेकिन अब सब चीज़ें बहुत कम समय में करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जैसा कि शुरुआत में हमारे मेहमान ने कहा कि सब कुछ इंतजार कर सकता है लेकिन कृषि इंतजार नहीं कर सकता। थोड़ा हमें अपना जो माइंड सेट है ना, वो कई बार हम लोग ये सोच के बैठे हैं कि बहुत समय लगेगा, बड़ी परेशानी होगी। तो मैं अनुरोध करूंगा कि आप, समय बदला हुआ है, आप जिन कार्यालयों में पहले जैसे जाते थे, जिस तरीके से होता था, मेरा अपना मानना है कि काफी बदलाव है। तो अब फिर से एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखिए, जाइए वहां और किसी चीज के बस पीछे लग जाइए कि मुझे साहब चाहिए ही चाहिए, और निश्चित सफलता मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी बिल्कुल, और बदलाव तो करना ही पड़ेगा अगर आप विकास करना चाहते हैं। तो विकास के लिए बदलाव बहुत जरूरी है। और प्रकृति की हम बात करें, प्रकृति का भी नियम है, और अपने माइंडसेट में भी बदलाव की जरूरत है। बिल्कुल। और अगर कोई समस्या होती तो आप तो सीधे अब आप पीएम से संपर्क कर सकते हैं, सीएम से संपर्क कर सकते हैं, बहुत सारे चैनल्स बन गए हैं। जी, महावीर जी एक दर्शक है हमारे साथ। हेलो हेलो जी। हाँ जी जी महावीर जी बताइए सवाल। जी मैं ड्रिप सिंचाई के बारे में पूछना चाहता हूँ। जी, ड्रिप सिंचाई के बारे में, ड्रिप इरिगेशन के बारे में। अच्छा, टपक सिंचाई के बारे में जानना चाहते हैं? ड्रिप सिंचाई के बारे में जानकारी लेना चाहता हूँ। मेरे पास भूमिगत जल की व्यवस्था है और हाँ जी ठीक है, पानी की व्यवस्था है इनके पास। जी जी। और ये ड्रिप इरिगेशन अपनाना चाहते हैं। महावीर जी, ड्रिप सिंचाई ज़रूर आप लगाए, क्योंकि ये एक आधुनिक सिंचाई प्रणाली है और इसकी जो सिस्टम एफिशिएंसी है बहुत ज़्यादा है। और ये ख़ास करके जैसे मैंने बताया कि ये आपको जो बागवानी वाली फसल है, जैसे अगर आपका बगीचा है और कुछ आप उसमें फल फूल और सब्जियां ले रहे हैं, तो उसमें ये बहुत ही कारगर है। और आप ये देखिए ये और अगर आपके पास पानी का कोई स्प्रिंकलर है, ये तो स्प्रिंकलर है, ये ड्रिप सिंचाई प्रणाली है, जिसमें आप देख रहे हैं कि ये जो काली रंग की जो पाइप होती है, ये ड्रिप की लेटरल पाइप होती है जी, और इसी में ड्रिपर लगा होता है जो कि आपके पौधे को बूंद बूंद कर करके पानी देगा। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसी ड्रिप से आप जो पानी में घुलने वाली खाद है उसे मिला करके आप फर्टिगेशन भी कर सकते हैं। जी जी। और सरकार इस पर काफ़ी सब्सिडी दे रही है, और जो राज्य के तरफ से सब्सिडी है वो अलग है, और केंद्र के तरफ से 50% सब्सिडी तो है ही हर जगह पर। तो अगर राज्य की तरफ से मिला दिया था तो सब्सिडी लगभग 75 से 80% तक सब्सिडी है। ठीक है, जगदीश है दर्शक राजस्थान से, बात करते हैं। हेलो जगदीश जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी मैडम। बताइए जगदीश जी, सवाल क्या है? सवाल मेरा ये है कि मैंने रोटावेटर नया लिया है और उसका अनुदान कैसे मिलेगा? क्या लिया है आपने, कौन सा यंत्र लिया है? हाँ। रोटावेटर। अच्छा, रोटावेटर पे इंडिविजुअल अनुदान है। अब ये तो पहले अगर आपने खरीद लिया है तो उनका क्या होता है ये तो मुश्किल कह पाना। इनके लिए यही है कि पहले आपको अनुदान के लिए अनुरोध करना पड़ता है, प्रार्थना पत्र देना पड़ता है, उसको अप्रूव कराना है उनसे, जो आपका जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, और उसके बाद लेना चाहिए आपको। तो इस तरह से पहले खरीद लिया है तब तो उनकी तरफ से मिल पाना मुश्किल होगा। पहले खरीद लिया सर मैंने। हाँ पहले खरीद लिया। अब अगला कोई दूसरी मशीन खरीदिए। रोटावेटर तो एक मशीन हो गई, बुआई की मशीन लीजिए जो कि बहुत ज़रूरी है। कई कुछ क्षेत्रों में जो ये क्रिटिकल ऑपरेशंस है ना, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आप बुआई की मशीन लीजिए, उसमें आपका
खाद और जो फर्टिलाइजर है और सीड है, दोनों की बचत होती है, फसल अच्छी होती है। ठीक है। तो केवल अगर केवल टिलेज ऑपरेशन के लिए ही सही मशीन, क्रिटिकल ऑपरेशन जो है ना उनके लिए भी लीजिए और उन पे छूट के लिए अनुदान मांगिए। जी बिल्कुल। और जैसा कि आपने जगदीश जी अभी तो खरीद लिया और आपको ये नहीं पता था कि इस पर अनुदान है या नहीं, कैसे ले सकते हैं, और जानकारी का शायद कहीं ना कहीं अभाव रहा होगा, तो इसीलिए आप हमारा ये कार्यक्रम ज़रूर देखा करें। खासतौर पर सोमवार को हम योजनाओं के बारे में बात करते हैं और वैसे भी दिन भर दूरदर्शन किसान पर किसानों के लिए अलग अलग कार्यक्रम रखे जाते हैं। मुर्तजा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, इंद्रमणि जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में आए और दर्शकों की कॉल्स का आपने जवाब दिया और इस विषय पर भी विस्तार से चर्चा की। और अब बता देते हैं आपको कि कल का विषय क्या है। कल का विषय है कृषि वानिकी और जलवायु परिवर्तन। एक बार फिर से बता दें, कृषि वानिकी और जलवायु परिवर्तन ये हमारा कल का विषय है। इससे जुड़े हुए जो भी आपके प्रश्न होंगे, और ये जो विषय है बहुत महत्वपूर्ण है आज के दौर में और आपस में जुड़े हुए विषय भी हैं, तो आप कल इस कार्यक्रम को देखना ना भूलें। कोई सवाल है, कोई बातें हैं, कोई सुझाव है जो आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, hellokisan2015@gmail.com। इस पर आप हमें ईमेल करें और अपने सुझाव, अपने सवाल, अपनी बातें हम तक पहुंचा सकते हैं। और अगर आप चाहें तो हमसे सोशल नेटवर्किंग के ज़रिए भी संपर्क कर सकते हैं। जी हाँ, आप फेसबुक पर जाएं और सर्च बॉक्स में हिंदी में हेलो किसान टाइप करें, हमारा आईडी खुल जाएगा जिसे आप फॉलो कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं और हमारी वॉल पर आप अपने प्रश्न लिख सकते हैं, साझा कर सकते हैं, जिन्हें हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे। और एक और आसान तरीका आपको बता देते हैं जिसके माध्यम से आप हमें संपर्क करें। हेलो किसान कॉल सेंटर है हमारा, ये डीडी किसान कॉल सेंटर 1800113060। ये नंबर आपके लिए सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात 10 बजे तक उपलब्ध रहता है। आप इस कार्यक्रम के बाद भी इस नंबर पर कॉल करें, अपनी बातें, अपने प्रश्न, अपने सुझाव इस पर रिकॉर्ड कर सकते हैं और इन्हें हम अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे। तो आपको हमने अलग अलग तरीक़े बता दिए जिसके माध्यम से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए दीजिए इजाज़त, कल हाजिर होंगे नए विषय के साथ। नमस्कार।